अपने लाखों प्रशंसकों, शिष्यों और अनुयायियों के लिए वो सिर्फ ओशो थे। भारत और फिर बाद में पूरी दुनिया में उन्हें आचार्य रजनीश और भगवान श्री रजनीश के नाम से जाना जाता था। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के प्रसिद्ध आचार्य रजनीश ओशो के जीवन काल के बारे में बात करेंगे। ओशो का अर्थ है वो शख्स जिसने अपने आप को सागर में विलीन कर लिया हो। उन्हें दुनिया से गए लगभग 34 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी लिखी किताबें बिक रही हैं। उनके वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर आज भी खूब देखे सुने जाते हैं। ओशो में लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी जगी क्योंकि वो किसी परंपरा, दार्शनिक विचारधारा या धर्म का हिस्सा कभी नहीं रहे। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में जन्मे ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। वसंत जोशी ओशो की जीवनी द ल्यूमन्स रिबेल लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैवरिक मिस्टिक में लिखते हैं, ओशो एक सामान्य बच्चे की तरह बड़े हुए, लेकिन तब भी उनमें कुछ ऐसा अलग था जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग करता था। बचपन से ही उनमें एक गुण था, सवाल पूछना और प्रयोग करना। शुरू से ही लोगों में उनकी दिलचस्पी थी। मानव प्रवृत्ति पर पैनी नजर रखना उनका मुख्य शुगल हुआ करता था। नतीजा ये हुआ कि अपने से बाहर की दुनिया और मानव मस्तिष्क पर उनकी बारीक नजर हुआ करती थी। जब 1951 में बीए पास करने के बाद ओशो ने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में दाखिला लिया तो दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर से उनकी ठन गई। वो लेक्चर के दौरान उनसे सवाल पूछते थे कि प्रोफेसर जवाब देते देते तंग आ जाते थे और समय पर अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते थे। आखिरकार जब प्रोफेसर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने प्रधानाचार्य को अल्टीमेटम दे दिया कि उस कॉलेज में या तो वो रहेंगे या चंद्रमोहन जैन। प्रधानाचार्य ने चंद्रमोहन को अपने दफ्तर में बुलाकर कॉलेज छोड़ देने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने माना कि इस प्रकरण में उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर उनके कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर अपने पद से इस्तीफे दे दें। चंद्रमोहन ने इस शर्त पर कॉलेज छोड़ने का फैसला किया कि प्रिंसिपल उनका दाखिला किसी और कॉलेज में करा देंगे। रजनीश इतने कुख्यात हो चुके थे कि शुरू में हर कॉलेज ने उन्हें अपने यहां रखने से इनकार कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से डीएन जैन कॉलेज में उनका दाखिला हो पाया। युवावस्था में रजनीश को हमेशा सिरदर्द की शिकायत रही। एक बार जब उनका सिरदर्द बहुत बढ़ गया तो उनके फुफेरे भाई क्रांति और अरविंद को उनके पिता को बुलवाना पड़ा। उनके पिता का मानना था कि अत्यधिक पढ़ाई के कारण रजनीश के सिर में दर्द होता है। उनको याद था कि किस तरह रजनीश अपने माथे में बाम लगाकर पढ़ना जारी रखते थे। सन 1960 में वो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उनको उस जमाने में एक तेज तर्रार अध्यापक माना जाता था। इसी दौरान एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और पूरे भारत का दौरा करने लगे और राजनीति, धर्म और सेक्स पर विवादास्पद व्याख्यान देने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से गुरु बन गए। उन्होंने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। 1 साल पहले उनसे मिली मां योग लक्ष्मी उनकी प्रमुख सहायक बन गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक अंग्रेज महिला क्रिस्टीना वुल्फ से हुई। उनको रजनीश ने सन्यासी नाम मां योगा विवेक दिया। वो उन्हें अपने पिछले जन्म की दोस्त मानते थे। वो उनकी निजी सहयोगी बन गई। रजनीश ने शुरू से ही सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्मकांडों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर ओशो का मानना था कि संगठित धर्म लोगों का आध्यात्मिक ज्ञानोदय के बजाय लोगों में विभाजन का जरिया बना है। उनकी नजर में धर्म कुरीतियों का शिकार होकर अपनी जीवन शक्ति खो चुका है। ओशो ने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के 2 पहलू माना, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों पर नियंत्रण करना है। उन्होंने पूर्वी दर्शन और फ्रॉयड के मनोविश्लेषण का अद्भुत समन्वय लोगों के सामने पेश किया और खुले शब्दों में सेक्सुअल लिबरेशन की वकालत की। जटिल अवधारणाओं को सामान्य भाषा में पेश करने की उनकी क्षमता ने अलग अलग पेशे के कई लोगों को उनकी तरफ खींचा। जाने माने लेखक खुशवंत सिंह ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा था, ओशो भारत में पैदा हुए सबसे मौलिक विचारकों में से एक थे। अमेरिकी लेखक टॉम रॉबिन्स का मानना था कि ओशो की किताबें पढ़कर लगता है कि 20वीं सदी के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु थे। कुछ दिनों बाद ओशो को मुंबई का जीवन कठिन लगने लगा।
मुंबई की तेज बारिश के कारण उनकी एलर्जी और दमा दिनों दिन बढ़ने लगा। उनके विदेशी अनुयायी भी मुंबई की मानसून बारिश के आदी नहीं थे। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सचिव से मुंबई के आसपास कोई जगह ढूंढने के लिए कहा। काफी सोच विचार के बाद तय किया गया कि वो पुणे में अपना आश्रम बनाएंगे। पुणे का मौसम और आबोहवा मुंबई से बेहतर थे। उन्होंने आश्रम के लिए कोरेगांव को चुना। आनंदशीला लिखती है, पुणे पहुंचने के बाद ओशो ने अपने आप को लोगों से अलग थलग करना शुरू कर दिया। शुरू में वो आश्रम के गार्डन में लोगों से मिला करते थे। बाद में लोगों के लिए उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो गया। वो अपने इर्द गिर्द सिर्फ मजबूत और भरोसेमंद लोगों को रखना चाहते थे। दरअसल उन्हें अनुयायियों नहीं, मजदूरों की तलाश थी। उन्होंने अधिकतर भारतीयों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जब उन्हें लगने लगा कि कई लोग सिर्फ जिज्ञासा के कारण उनके आश्रम आ रहे हैं, तो उन्होंने आश्रम में प्रवेश की फीस बढ़ा दी। यही नहीं, अपने भारतीय अनुयायियों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजी में भाषण देना शुरू कर दिया। पुणे से भी ओशो का दिल भर गया। उन्होंने अमेरिका में ओरेगन में एक आश्रम बनाने की योजना बनाई, जिसमें हजारों लोग एक साथ रह सकें। 31 मई 1921 को वो मुंबई से अपने नए आश्रम के लिए रवाना हुए। जहाज की सभी फर्स्ट क्लास की सीटें उनके और उनके निकट सहयोगियों के लिए बुक थीं। उनके साथ उनके 2500 आश्रम वासियों ने भी अमेरिका का रुख किया। इनमें मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी थे। इस बीच ओशो ने 93 रोल्स रॉयस कारें खरीदी, लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए और उनका अमेरिकी सपना ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो गया। उन पर प्रवासी नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्हें 17 दिन अमेरिकी जेल में रहना पड़ा। जेल से निजात मिलने पर वो अमेरिका छोड़ने के लिए राजी हो गए। इसके बाद उन्होंने कई देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक कई देशों ने उन्हें अपने यहां लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार वो अपने देश भारत वापस आने के लिए मजबूर हुए। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने मात्र 58 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कहा। पुणे के उनके निवास लाओ जू हाउस में उनकी समाधि बनाई गई, जिसके टॉम्ब स्टोन पर लिखा गया, ओशो, जो न कभी पैदा हुए न कभी मरे। उन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की। इसी दौरान मैं आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।